नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में एक लेफ्ट लिबरल बिरादरी है। हालांकि लिबरल कहना उनको लिबरल शब्द का अपमान है कि वो कुछ भी हो सकते हैं, लिबरल तो किसी हालत पे नहीं है। ये जितनी इनटॉलरेंट ये बिरादरी है शायद ही कोई हो। और इनको एक चीज़ में बहुत मज़ा आता है, भारत के दुश्मनों का साथ देने में, भारत के दुश्मनों की प्रशंसा करने में, उनके प्रति सहानुभूति जताने में ये सबसे आगे रहते हैं। जितना प्यार ये भारत के दुश्मनों से करते हैं, अगर अपने देश से करते तो आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती है। ताज़ा संदर्भ है पाकिस्तान के तानाशाह पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मौत का। 79 साल की उम्र में उनका जो है दुबई में निधन हुआ। अब आप देखिए उस व्यक्ति के बारे में ज़रा सोचिए, उसके बारे में कोई प्रशंसा कैसे कर सकता है। ये व्यक्ति वो है जो कारगिल का अपराधी है। 500 से ज़्यादा भारतीय जवानों को वीर गति प्राप्त हुई, शहीद हुए। 4000 से ज़्यादा, हालांकि संख्या कहते हैं इससे ज़्यादा है, लेकिन आधिकारिक पाकिस्तान ने जो संख्या जारी की, नवाज शरीफ ने, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री, उनके मुताबिक 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए। उसके अलावा कैप्टन सौरभ कालिया, पाकिस्तान का जब तक इतिहास रहेगा, पाकिस्तानी सेना का जब तक इतिहास रहेगा, वो जितने काले से ज़्यादा काले अक्षरों में लिखा जा सके उसमें लिखा जाएगा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 4 साथियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पकड़ लिया। उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर आया तो जितना क्षत विक्षत हालत में आया था, दुनिया के इतिहास में, मिलिट्री के इतिहास में कभी किसी सेना ने, चाहे जितनी बड़ी दुश्मनी रही हो, अपने दुश्मन सेना के फौजी की यह हालत नहीं की उसके पार्थिव शरीर की। इतना टॉर्चर किया गया था, जगह जगह से अंग काट लिए गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी। अब बताना मुश्किल है कि क्या क्या हुआ था। भारत उसे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया उस मामले को। एक वियना कन्वेंशन है जो कहता है कि आप दुश्मन का अगर फौजी पकड़ा जाए, दुश्मन देश का आपके, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करें। ऐसा कुछ नहीं किया। वो आदमी इसके लिए ज़िम्मेदार था। वो आदमी कारगिल के लिए ज़िम्मेदार था। वो आदमी जिसने अपने देश की निर्वाचित सरकार को, जनतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करके सत्ता हथियाई, तानाशाह बना, मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद खुद राष्ट्रपति बन गया। ऐसे तानाशाह की प्रशंसा कम से कम 2 लोग तो खुलकर सामने आए हैं अभी तक, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद और सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर इनके बहुत से समर्थकों को भी आश्चर्य हुआ है। सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। शशि थरूर ने कहा कि वो पहले भारत विरोधी थे, लेकिन 2002 से 2007 के बीच में शांति के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो, उसके लिए बड़े उत्सुक थे, बड़े सक्रिय थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आतंकवादी भेजता हो, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता हो, पैसा देता हो, प्रशिक्षण देता हो, हर तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराता हो, वो व्यक्ति शांति का पुजारी कैसे हो जाएगा? ये शशि थरूर ही बोल सकते हैं। तो बहाना क्या लिया कि अब मैं तो ऐसी परवरिश में, ऐसी संस्कृति में पला बढ़ा हूँ, मेरी परवरिश ऐसी है कि अपने दुश्मन को भी मौत के बाद उसके बारे में अच्छी बात बोलते हैं। अच्छी बात बोलिए, लेकिन अपने दुश्मन को तो पहचानिए। अपने दुश्मन की अगर आपको पहचान ही नहीं है, उसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, आप डेमोक्रेसी की दुहाई देंगे दिन रात। और जिस व्यक्ति ने अपने देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, उसकी प्रशंसा करेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता था, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा कि हाँ, वो ठीक है, तख्ता पलट से सत्ता में आए, लेकिन वो भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध के लिए हमेशा उत्सुक थे और कारगिल के समय वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसा पालन कर रहे थे, ऐसे सेनाध्यक्ष थे जो अपने सैनिकों का पार्थिव शरीर लेने को तैयार नहीं था, उनको एक सम्मानजनक बरियल देने के लिए तैयार नहीं था।
ऐसा। और ये दोनों लोग उसको महान स्ट्रेटजिस्ट बता रहे हैं, जो अपने देश के लिए सियाचिन नहीं बचा पाया, जो कारगिल हार गया। ऐसे व्यक्ति को जो है वो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बताने की कोशिश हो रही है। वो व्यक्ति जो अपने ही देश में देशद्रोही घोषित हुआ, जिसको सजाए मौत की सज़ा उस देश की अदालत ने सुनाई, जो इलाज के बहाने और दुबई से अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए इलाज के बहाने भागकर दुबई गया, आखिरी दम तक दुबई में रहा, अपने देश लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसको बहादुर, उसको जो स्ट्रेटजिस्ट, उसको शांति का पुजारी, उसको अपने कर्तव्य का पालन करने वाला और जाने क्या क्या बताया जा रहा है। और ये सब वो लोग हैं जो इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को तानाशाह बताने का कोई मौका नहीं चूकते। तो इनके दोगलेपन को देखिए, इनके दोहरेपन को देखिए। जिस तरह से इन्होंने मुशर्रफ के बारे में बोला है, उससे कोई छुपा हुआ नहीं था, लेकिन बार बार ऐसे मौक़ों पर उसकी तस्दीक होती है, वो प्रमाणित होता है कि इनका रवैया क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, देश के बारे में, देश के दुश्मनों के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। कई सवाल उठते हैं। सवाल ये भी शशि थरूर पर जब हमला शुरू हुआ तो उन्होंने सवाल उठाया कि फिर जो है अगर परवेज़ मुशर्रफ इतने बुरे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसने उनसे बातचीत क्यों की, उनसे 2004 में जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ वो क्यों किया गया। कई कारण। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ से किसी भी तरह का संबंध रखना शायद, कम से कम मेरी नज़र में तो कभी ठीक नहीं रहा, लेकिन कुछ जो है डिप्लोमेसी की कुछ दूसरी जो है मजबूरियां भी होती हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो शिखर सम्मेलन, आगरा शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वो शुरू कैसे हुआ, वो क्यों शुरू हुआ? कारगिल के कुछ समय बाद ही शुरू हुआ था। हो ये रहा था कि सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा था उसमें, और उसके अलावा जो आतंकवादी आ रहे थे, हमारे जवान मारे जा रहे थे। लखनऊ के एक कैप्टन की मौत हुई, उसकी खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई। एक नियम यह है कि जब कोई फ़ौज का कोई सिपाही अधिकारी वीरगति को प्राप्त होता है तो उस इलाके के सांसद को भी सूचना दी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद थे, उनको सूचना दी गई। बहुत दुखी हुए कि इतने कम उम्र में जान गंवानी पड़ी। उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को फ़ोन करवाया, बुलाया और कहा कि कब तक हमारे बच्चे इस तरह से मारे जाते रहेंगे, बातचीत कीजिए, ये रुकना चाहिए। इसके बाद आगरा समिट का फैसला हुआ। ये जो रोज़ मारे जा रहे हैं हमारे जवान, वो सिलसिला रुकना चाहिए। पाकिस्तान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कैसे चिंता होती? फिर कह रहा हूँ, जो आर्मी चीफ, जो राष्ट्रपति अपने सैनिकों को सम्मान नहीं दे सके, वो उसको क्यों चिंता होगी अपने लोगों के मारे जाने की। फिर आता है 2004 का संयुक्त वक्तव्य। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए हुए थे, संयुक्त वक्तव्य का मसौदा तैयार हो रहा था। वो रात में यशवंत सिन्हा और ब्रजेश मिश्रा लेकर उनके पास आए, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, तो इसमें एक चेंज होना है। उन्होंने क्या चेंज होना, क्या परिवर्तन होना, संशोधन होना, उन्होंने उसमें पहले प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि भारत कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हो गया है, इसलिए पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। अटल जी ने कहा नहीं, ये उल्टा है, ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। दोनों लोगों ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने इसको फाइनल कर दिया है और अब तो वो सोने चले गए हैं। अगले दिन वक्तव्य जारी होना था, उसके बाद अटल जी को वापस लौटना था। उन्होंने कहा एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपना जहाज़ खड़ा है, घर लौट चलेंगे। मतलब साफ संदेश था कि अगर बदलाव होगा तो साइन होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो बदलाव क्या कराना चाहते थे वो, कि पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी धरती और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली धरती यानी पीओके का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। इसलिए भारत कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हो गया है।
कि पहले पाकिस्तान ने आश्वासन दिया इसलिए हम बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बातचीत के लिए तैयार हुए हैं इसलिए पाकिस्तान आश्वासन दे रहा है और उसमें पीओके का मतलब परोक्ष रूप से भी जिक्र नहीं था। आखिर में वो बदलाव हुआ, फिर उस पर सिग्नेचर हुए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पड़ोसी देश से संबंध, उसकी बातचीत, उस संबंध में कुछ कदम उठाने की सरकार की मजबूरियां अलग होती हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती कि वो एक तानाशाह को, एक हत्यारे को, खूनी को, जनतंत्र विरोधी को उसकी मौत पर दुख जाहिर करे, उसकी मौत पर सहानुभूति जाहिर करे। इसका मतलब है कि आप वो जो करता था, वो जिसके लिए वो जाना जाता है, उसके समर्थक हैं। आप मानते हैं कि उसने जो कुछ किया ठीक किया। अगर वो कर्तव्य का पालन कर रहा था तो उसके कर्तव्य के पालन में ये था कि भारत के 500 से ज़्यादा जवानों को वो वीरगति को प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां बनाए और अपने लोगों को मरवाए और उनको रिकॉग्नाइज भी ना करे कि हमारे लोग हैं। ये राजनीति कहाँ ले जाएगी देश को? किस तरह की राजनीति है? इसके जरिए आप संदेश क्या देना चाहते? परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ में एक शब्द बोलने वाला पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है। उस हिंदुस्तान में जिसको कारगिल दिया, कारगिल का मास्टर स्ट्रेटजिस्ट था परवेज़ मुशर्रफ, अपनी सरकार के, अपने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना शुरू किया ऑपरेशन और अपने प्रधानमंत्री से असहमत था जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, खासतौर से अमेरिका का, सीज़ फायर के लिए, और उसी खुन्नस में, उसी नाराज़गी में तख्ता पलट किया नवाज शरीफ का। तो जिसने अपने देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, उसके प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो आप अपने को जनतांत्रिक कहलाने का अधिकार नहीं रखते। ऐसे लोगों से मैं कह रहा हूँ सावधान रहने की ज़रूरत है। ये देश का भला नहीं सोच सकते। जो लोग इस देश का हित चाहते हैं उनकी प्रशंसा में, उनके समर्थन में ऐसे लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोग जब बोलें तो समझिए कि इनकी मंशा क्या है, इनकी नीयत क्या है, इसके पीछे इनकी सोच क्या है, इनकी रणनीति क्या है, इसको समझिए। ये भारत को कमज़ोर करने, भारत में जनतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, इनसे सचेत रहने की ज़रूरत है, इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।